हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक एक करके आप उनकी वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है विद PYQs, विद ऑल इंपॉर्टेंट MCQs, केस स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग एट वन सिंगल चैनल। फिजिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल। तो मेरा बच्चा न्यूक्लियाई में भी मैंने सारे PYQs, केस स्टडीज और MCQs डाले हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हुए हैं। बस आप एक वर्कशीट ले लेना, वर्कशीट को कर लेना मेरे ऐप से, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई की कहानी कहां से स्टार्ट हुई मेरे बच्चे। न्यूक्लियाई की कहानी स्टार्ट हुई रदरफोर्ड साहब से। रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया एटम के सेंटर में एक डेंस पार्ट होता है और इस डेंस पार्ट के अंदर प्रोटॉन नाम की चीज होती है और न्यूट्रॉन नाम की चीज होती है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। उन्होंने कहा एटम के सेंट्रल पार्ट में एक डेंस पार्ट मौजूद है जहां पर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्जलेस होता है। वहीं पे न्यूट्रॉन मास वाइज प्रोटॉन से ज्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो आइए एक एक करके मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड साहब, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम इज डेंस वेयर द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसी को हम लोगों ने न्यूक्लियस का नाम दिया है। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻14 मीटर है, अप्रॉक्स 1 फर्मी, अप्रॉक्स 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर तक मान के चलते हैं। साइज ऑफ एटम 10⁻10 ऑर्डर होता है यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे बच्चे इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन्स हैं जैसा मैंने बताया और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की अगर बात करूं तो इसके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच में बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या है मेरे बच्चे, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन का नाम भी दिया गया है प्रोटॉन को। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिवली 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज है। ये जस्ट बेसिक्स है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6726 × 10⁻27 kg है और वहीं पर बस थोड़ा सा फर्क 1.6749 × 10⁻27 kg किसका है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है मेरे बच्चे। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है, होप सो क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको इसकी PDF मिल जाएगी, मेरे ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। मेरा बेटू ध्यान से सुनो। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत है और वो बेसिक टर्म्स कौन कौन से होने वाला है मेरा बच्चा, देखना ध्यान से। ये सारे वो न्यू है इस चैप्टर को समझाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप हल्के में लेंगे। सबसे पहले आता है न्यूक्लियॉन्स। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, एक एग्जाम्पल, क्लास 12th में एक राम नाम का बच्चा बैठा हुआ है। मैंने कहा राम, तो राम मुझे देखता है। मान लीजिए एक जगह पे दूसरी जगह पर एक दूसरा स्टूडेंट बैठा होता है। मैंने कहा श्याम इधर देख, तो श्याम देखता है। मेरा बच्चा, मेरे को ना 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे को सबको एक साथ बुलाना है। मैं कहूँ क्लास 12th लुक एट हियर, तो क्लास 12th देखेगी, ना राम देखेगा ना श्याम देखेगा। अब मेरा बेटू हुआ गया, इस बात पे क्या देखने को मिलता है, इस बात पे देखने को मिलता है कि अगर मैं एक एटम की बात करूं और एटम के न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस में मेरा बच्चा यहां पे प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, पर मैं प्रोटॉन को अलग नहीं बुलाना चाहता, न्यूट्रॉन को अलग नहीं बुलाना चाहता, मैं इसको कलेक्टिवली एक साथ बोलना चाहता हूं, कलेक्टिवली एक साथ याद करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक साथ मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने बोलकर मैं उसे न्यूक्लियॉन्स बोल सकता हूं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं मेरे बच्चे। डन। अगर मैं कभी न्यूक्लियॉन्स बोलूंगा तो अब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में समझना है। प्रोटॉन बोलूंगा तो इंडिविजुअल और न्यूट्रॉन बोलूंगा तो इंडिविजुअल। अब न्यूक्लियॉन्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये दोनों की मिलाकर आइडेंटिटी है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। होप सो क्लियर है मेरे बच्चे। सेम एज इट इज मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है एक एटम के अंदर और प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। एक एग्जांपल, मैं यहां पर X एक न्यूक्लियाइड लेता हूं। चलो X एक एलिमेंट है, चलो पहले एलिमेंट लेता हूं। X एक एलिमेंट है, एक X एलिमेंट है। इस X एलिमेंट का यहां पर Z एक एटॉमिक नंबर को साइन, एटॉमिक नंबर्स को इसी से डिनोट किया जाता है, ये एटॉमिक नंबर है। वहीं पर A इसका मास नंबर है, ये मास नंबर है। बेटा एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर जितने होंगे एक एटम के अंदर वही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर का मतलब है अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन या सपोज करो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस इज अ मास नंबर। यानी मास नंबर कभी भी डिफाइन करना है तो वो n+p है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में मिला दूंगा तो ये हमारा मास नंबर है, मास नंबर। तो मेरे बच्चे पहले एक एक करके समझते हैं। ये जो X एक एलिमेंट है, कोई भी हो सकता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ भी, एक X एलिमेंट है और Z हमारा एटॉमिक नंबर है और A हमारा मास नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब है एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है। और वहीं अगर मास नंबर की बात करूंगा तो मास नंबर में सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन एक साथ है मेरे बच्चे। होप सो वीडियो क्लियर आ रही है। अब यहां पर अगर ध्यान से सुनेंगे मास नंबर को प्रोटॉन प्लस, बट मेरे बच्चे जो हमने यहां पर इस जगह पे इस तरीके से एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसे हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं मेरे बच्चे, इस प्रेजेंटेशन को हम लोग न्यूक्लियाइड कहते हैं। मुझे क्यों लग रहा है ब्लर हो रही है वीडियो? होप सो वीडियो ब्लर हो रही है मेरे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर वो सारा प्रेजेंटेशन जो मैंने बताया वो बता दिया। देखो मास नंबर बता दिया मैंने, ये पूरा मास नंबर है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो क्या करेंगे आप? मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दीजिए। मास नंबर में से प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कहते हैं? जेड ही तो कहते हैं। A - Z कर लो, कोई बात नहीं, या A - Z कर लो, बात तो वही है ना, क्योंकि Z इक्वल टू वॉट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो मैंने क्या लिखा? A - P, आप A - Z लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब यहां पर न्यूक्लियर मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम लोग न्यूक्लियर मास कहते हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे टर्म्स है जो आपको जरूरी है। न्यूक्लियेट समझा दिया मैंने। न्यूक्लियेट क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। न्यूक्लियर इज अ रिप्रेजेंटेशन जहां पर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। डन। ये देखो A क्या है, X क्या है और Z क्या है, ये सारी चीजें बता दी। जैसे एग्जांपल न्यूक्लियर, जैसे यहां पर इन्होंने कार्बन का एग्जांपल लिया हुआ है, कार्बन 612 मतलब यहां एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये पूरा न्यूक्लियाइड है मेरे बच्चे, दिस इज अ न्यूक्लियाइड। अब आते हैं नेक्स्ट बेसिक टर्म्स, दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। सिंपल यार, मेरे बच्चों को पता है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा, देखिए एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। मेरे बच्चे जस्ट छोटे छोटे सा बेसिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। When we talk about the isobars, अगर मैं आइसोबार्स की बात करूं तो सेम मास नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सेम मास नंबर है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये 18 होगा, ठीक है। अब हमारा सल्फर 18 होता है, तो 17 18 हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनो, आइसोटोन्स, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं मेरे बच्चे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्लोरीन की बात करिए, क्लोरीन की अगर आपको क्लोरीन में मास न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 37 - 17 करोगे तो भी 20 आएगा। और पोटेशियम की बात करोगे तो 39 - 19 करोगे तो भी 20 आएगा। यानी यहां पर आप क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर देख रहे हैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर। तो ये हमारे आइसोटोन्स हो गए।
आइसोमर्स यू नो वेरिएबल अबाउट इट, कि जब हमारा मास नंबर सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे आइसोपेंटेन, आइसोप्रोपेन, ये सॉरी नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, तो ये सारे एग्जांपल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। आपने आइसोमर्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आइसोमर्स देखा होगा, एग्जिस्टिंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट। पेंटेन के स्ट्रक्चर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारा आइसोमर्स होता है मेरे बच्चे। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स थे जो न्यूक्लियस के लिए इंपॉर्टेंट थे मेरे बच्चे, न्यूक्लियस चैप्टर को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थे। और एक बेसिक टर्म्स में एक चीज और ऐड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है यार, 11th में वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, एटॉमिक मास इज ऑल अबाउट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिवली मास, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है कि हम सिंपली कहते हैं वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12th पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम क्यों लिया हम लोगों ने? पहले तो ये स्टेबल है, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन 12 C612, C612। तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि प्रोटॉन्स के नंबर भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स के नंबर भी 6 हैं। पहले और भी वैसा ऐसा नहीं है कि हम कार्बन 12 से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले ऑक्सीजन से भी डिस्क्राइब किया गया था, पर कार्बन 12 एक स्टेबल माना जाता है, हमारा एलिमेंट है ये, और ये ज्यादातर मात्राओं में मिलता है, और कार्बन 12 से सुटेबली ही समझाया गया, इस वजह से कार्बन 12 को लिया गया। ठीक है, तो आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि एटॉमिक मास में मैं ज्यादा आपको इस पे लंबा नहीं खींचना चाहता वीडियो को, क्योंकि नहीं तो अगर एटॉमिक मास पे ही मैं डिस्कशन करने लगूं तो ये बहुत लंबा डिस्कशन होगा। बस ये है 1/12th ऑफ कार्बन 12 एटम, तो इससे हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया है। तो ये देखिए, एटॉमिक मास डिफाइन करने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 AMU। 1 AMU क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अब आप अगर ऑब्जर्व करें एक AMU को, वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg है। वहीं पर अगर आप एक प्रोटॉन को ऑब्जर्व करें या एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करें, तो उनका मास नंबर भी बिल्कुल इतना ही है, चेक करके देखो। तो एक AMU में हमारे क्या मिल गया, हमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो 1 AMU इज व्हाट, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। अब यहां से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ हाइड्रोजन, आपको ये सारी चीजें पता है। अब यहां पे आप ध्यान से सुनेंगे, सॉरी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस AMU का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रिलेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी पेपर में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे मैंने डुअल नेचर में डिफाइन कर दिया। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल दे और उसकी वजह से उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड होगी वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल देने के बाद उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज, और 1 वोल्ट इज 1 वोल्ट। तो यार मेरा बच्चा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। बट वहीं पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चाहिए मुझे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन में जूल में फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 10⁶, मेगा इज 10⁶, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल आ जाएगा। डन, चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरा बच्चा, आइंस्टाइन की इक्वेशन हमें पता है, E=mc²। ये ड्राइव करने के लिए, ये तो यही बता देता हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे गए तो आराम से समझो। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc²। मास को हमने 1 AMU लिया जिसका वजन इतना है, और वहीं पर मैंने स्पीड ऑफ लाइट
सी स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, साइलेंट करना भूल गया था मैं, तो आप ध्यान से सुनो। अब हम रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, एएमयू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आप इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर मैं बार बार ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा, आप उस तरीके से ड्राइव कर लेंगे। देखो मेरे बच्चे, आइंस्टाइन की इक्वेशन इक्वल टू mc स्क्वायर पता है, मास इज व्हाट 1 AMU, और 1 AMU को आप ऐसा लिख सकते हैं मेरे बच्चे, और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये इतने जूल एनर्जी आएगी, ये इतने जूल एनर्जी आएगी। अब इस को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। अभी आप देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतना जूल है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतना जूल है, तो एक जूल के अंदर कितना होगा, डिवाइड कर दे मेरे भाई। यार एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो ऐसा, अगर एक जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना है तो 1/1.6 × 10⁻⁹, और वहीं पर एक जूल से अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो 1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाओगे, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाओगे। तो यहां पर सेम एज इट इज ऐसा किया गया है कि अगर ये हमारा जूल में आ गया आंसर, चलिए ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया। बट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आप 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड कीजिए। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिवाइड करना है वो 1.6 × 10⁻13 जूल से डिवाइड कर देना, 1.6 × 10⁻13, क्या कह रहा हूं मैं, 1.6 × 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जूल। तो यहां पर आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे तो मेरा बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कई बार एक AMU आपको क्वेश्चन में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा, कई बार ये दिए होती वैल्यूज, तो जो वैल्यूज दी होगी उसको क्वेश्चन में वैसे ही यूज करना। एक AMU को 931.5 भी देता है और 931 भी देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डन, ये रिलेशन क्लियर है मेरे बच्चे। अब आगे लेके चलता हूं। अब आ गया चैप्टर का मेन टॉपिक, न्यूक्लियर साइज। यहां से कहानी स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चे, न्यूक्लियर साइज से। व्हाट इज न्यूक्लियर साइज? साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हमने कंसीडर किया कि जो एक न्यूक्लियस का साइज है वो एक स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है भाई, कर लिया हमने स्फेरिकल इन शेप, इससे हमने न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप ले लिया। जब न्यूक्लियस को स्फेरिकल इन शेप लिया, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, इसके अंदर प्रोटॉन रहता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन रहता है। भाई जितना ज्यादा प्रोटॉन रहेगा और जितना ज्यादा न्यूट्रॉन रहेगा उसका न्यूक्लियस का साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होगा। भाई जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगेन बोल रहा हूं, जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा उसका मास नंबर बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो मैंने देखा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। भाई मास नंबर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर आपको पता हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर वो स्फेरिकल शेप है तो 4/3 πr³ लिखोगे आप, बिल्कुल लिखूंगा मैं, 4/3 πr³। अब आप देखो ना, ये चीज क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं ये कहूं तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ है, बिल्कुल है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a भी है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ भी है।
वॉल्यूम ए के डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम इसके भी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं फ्रॉम 1 एंड 2 देखूं तो आपको दिखाई देगा कि जो ए है या जो जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 हो जाएगा। वॉल्यूम ए जो है आर की पावर 3 हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं ना तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। मेरे बच्चे इस 3 को मुझे इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा यार, इधर भेजूंगा तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। और यहां पर आर नॉट की वैल्यू गिवन है, दैट विल बी द 1.2 फर्मी या 1.2 इंटू 10 की पावर -15। मेरे बच्चे इस तरीके से हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाला, R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, उसको इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। उससे पहले वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डेंसिटी समझ लीजिए पहले। न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है ध्यान से समझना मेरा बेटा। अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी रहता है और न्यूट्रॉन्स भी रहता है, बिल्कुल रहता है, तो हमें तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बिल्कुल बेटा करेक्ट है भाई, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो मेरा बेटू हुआ क्या, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट करो, मास ऑफ न्यूक्लियस में कौन रह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने कहा दोनों का जो वजन है वो क्या है, मैंने m मान लिया, दोनों का जो वजन है वो m है। m इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यार सुनो, एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं और सबका वजन 2 किलो है। एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, सबका वजन 2 किलो है, तो टोटल वजन कितना हुआ, 10 × 2। अब सुनो, न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं सर, ये पता कैसे चलेगा, ये मत बोल देना। न्यूक्लियस में कितने लोग रहते हैं वो कैसे पता चलेगा, ये ए से पता चलेगा। ए इज अ मास नंबर, यानी कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है इसको मिला दूं तो ये हमारा मास नंबर बनता है। यानी ए क्या बताता है, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या कलेक्टिवली। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है तो भी गलत नहीं होगा। ए इज अ न्यूक्लियॉन्स की संख्या बता रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता रहा है, ठीक है। अभी मैंने कहा कमरे में रहते हैं 10 लोग, सबका वजन है 2 किलो, तो टोटल वजन हो गया 20 किलो। एक एटम में रहते हैं टोटल ए लोग, एक न्यूक्लियस में रहते हैं टोटल ए लोग, और सबका वजन कितना है, m। तो टोटल वजन कितना हो गया, टोटल वजन हो गया m × a अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर मैंने स्फेरिकल इन शेप लिया तो 4/3 पाई r क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले हमें किसी ने बताया जिसका नाम राकेश पांडे था, R इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 होता है। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना कितना आसान हो गया, m × a अपॉन में 4/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, पाई r के जगह पर हम आर नॉट ए 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं। मेरा बेटू डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होगा 3/4 m × a अपॉन पाई r0 की पावर 3, r0 की पावर 3, a की पावर 1/3 × 3 से 3 को काट दो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 3/4 m × a अपॉन पाई r0 क्यूब a से कट गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, 3/4 m अपॉन पाई r0 क्यूब। यार डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप मास ऑफ न्यूक्लियस डालोगे तो 1.6 × 10⁻27 kg होता है।
पाई की वैल्यू पता है, आर नॉट की वैल्यू पता है, 1.2 फर्मी होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी ये न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा डेंस होता है यार, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये साइज 2.7 इंटू 10 की पावर 17 kg। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है मैंने, ब्लैंक नहीं दी हुई है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो आपको नोट रखनी है। मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर डिपेंडेंट, मास नंबर डिपेंडेंट नहीं होता है, नहीं होता है, लिख लेना, होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी दो न्यूक्लियर, दो एटम्स के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी ऑफ किसी भी दो न्यूक्लियस का, डेंसिटी ऑफ क्लोरीन निकाल लो, या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसका जो आंसर आएगा 1:1 ही आएगा। याद रखना, दो एटम्स के न्यूक्लियस का अगर आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हो तो वो हमेशा 1:1 आएगा। ये लिख लेना, ये याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेकर आया मैं। अब क्वेश्चंस की बारी है और क्वेश्चंस करते हैं दबा के। थोड़े से जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े उनके क्वेश्चंस हमें अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, द न्यूट्रल क्लोरीन इज फाउंड टू बी अ मिक्सचर ऑफ दो आइसोटोप्स। जो नेचुरल है, सॉरी नेचुरल, न्यूट्रल पढ़ो, नेचुरल क्लोरीन जो है वो मिक्सचर ऑफ दो आइसोटोप्स है, जिसका एक का मास क्या है 34.98 AMU और दूसरे का क्या है 36.98 AMU रिस्पेक्टिवली। आइसोटोप से, दो आइसोटोप से क्लोरीन के दिए, पर उनका जो अबेंडेंस है, जो एक्स्ट्रा मात्रा है, अबेंडेंस 75.4 और 24.6 गिवन है रिस्पेक्टिवली। इतने परसेंट है, इतने परसेंट। यानी आइसोटोप्स में इस वाले मास का अबेंडेंस इतना है और इस वाले मास, इस वाले का इतना है। ठीक है, क्या है ये, आपको कंपोजिट एटॉमिक नंबर निकालना है, कंपोजिट एटॉमिक मास निकालना है। देखो ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए कुछ मत करिए। 34.98 की मात्रा कितनी है 75.4% है प्लस, और 36.98 की मात्रा कितनी है 24.6 है। हम क्या कह रहे हैं, हमने ग्लूकोज बनाया, चीनी पानी का घोल बनाया, शरबत बनाया। शरबत में पानी भी लिया, वाटर भी लिया और शुगर भी ले लिया, दोनों को मिला दिया। शुगर की मात्रा इतनी उस उसमें, उसकी मात्रा इतनी, सॉल्व कर लेना। वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये अबेंडेंस फॉर्म में दिया हुआ है, अपॉन में 100 जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 100 में से दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों मेरे से सॉल्व करवा रहे हो यार, चलो आंसर कमेंट करके बताना यार, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। ये सारा सॉल्व मत करवाएगा मेरे से यार। चलो ये आया ना क्वेश्चन, देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ गैलेनियम 70। न्यूक्लियर रेडियस फाइंड आउट करना है, आर, देखो रेडियस फाइंड आउट करना है, R इक्वल टू R नॉट A 1/3। बेटा R इक्वल टू R नॉट 70 की पावर 1/3। आप ऐसा लिख दोगे भाई, सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का भाई देखो सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं, सिस्टमैटिक जो 95% एक्यूरेटली फिट हो जाता है इस फॉर्मूले में। देखो 70 का क्यूब रूट निकालना है आपको, 70 का क्यूब रूट निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो 70 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करोगे आप, ध्यान से सुनो, क्या करोगे आप, देखोगे 4 की पावर 3 64 हो गया। अरे 4 कम 4 चौक 16 और चौके 64 यानी 64 हो गया। 5 की पावर 3 करोगे तो 125 हो गया। उड़ी बाबा, यानी आप देखोगे ये 64 आया, तो यानी 4 तो पक्का है, 4 तो आंसर पक्का है यार। 64 किसके, 70 के करीब है, माइनस कर दो 64, माइनस कर दो 64। आप जब 64 माइनस करोगे तो 6 आंसर आएगा। अब 6 का क्यूब रूट निकालो, चलो 1 की पावर 3
1 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो अब मुझे बताओ 6 किसके करीब है ज्यादा, 6 किसके करीब है, 8 के करीब ज्यादा है या 1 के करीब? सर 2 के ज्यादा करीब है, यानी 8 के ज्यादा करीब है, 2 की पावर क्यूब के ज्यादा करीब है। तो ठीक है, 4.2 के करीब इसका आंसर हो गया। चेक कर लेना, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 ये शॉर्टकट तरीका है, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इट्स अ शॉर्टकट तरीका जिससे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देखो यहां पे क्या फाइंड आउट हुआ, R इक्वल टू R नॉट इंटू 70 की पावर यानी 4.2। बेटा R की वैल्यू 1.2 फर्मी है, इंटू 4.2 फर्मी में आंसर आ गया, यानी 10 की पावर -15 मीटर। लो सॉल्व कर लेना, चलो आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट। हो गया सॉल्व, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। न्यूक्लियर मास ऑफ आयरन इज इतना न्यूक्लियर मास गिवन है, न्यूक्लियर मास कितना गिवन है, Fe 26 का और 56 का कितना गिवन है मेरे बच्चे, 55.85 AMU। अब बेटा 55.85 एक AMU, सुन लो जरा, एक AMU मेरा बच्चा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। तो बेटा यहां 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg आप निकाल लोगे, यहां पे कैलकुलेट कर लोगे। देखो यार कैलकुलेशन कर लेना मेरे बच्चे। सुनो, अब मास आ गया मेरे पास। अब सुनो ना, अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की, मतलब आयरन न्यूक्लियस की, तो मुझे मास चाहिए, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस, मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस चाहिए 26 56, ये जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक बात बताओ, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये आपको गिवन है कितना, 55.85 इंटू 10 की पावर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 मिल गया आपको। चलो ये मिल गया। अब एक बात बताओ, 3 ऊपर चला जाएगा, चलो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में डाल दो। अब आया नीचे 4, पाई की वैल्यू 3.14 आई, और यहां पे R की वैल्यू क्या रखूंगा, R नॉट कितना, देख R नॉट कितना है मेरे बच्चे, R नॉट की वैल्यू होती है, R की वैल्यू R नॉट A1/3 की पावर 3। 55.85 मल्टीप्लाई मत करवाओ, खुद सॉल्व करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब सुनो, 4 इंटू 3.14 इंटू R नॉट की पावर 3, और 3 से 3 कट गया यानी A। न्यूक्लियर डेंसिटी का क्वेश्चन कराया था मैंने। अब यहां देख लो ध्यान से, 55.85 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 27 इंटू 3/4 इंटू 3.14, R नॉट होता है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, और A कितना है 56। सॉल्व कर लो यार, कैसे सॉल्व करोगे, लगभग ये वैल्यू सेम दिख रही है, 55.85 और 56, और आसपास ये देखो ये वैल्यू लगभग सेम दिख रही है, ठीक है। तो जब ये निकालोगे आंसर इसका, तो आंसर अराउंड आएगा आपका 2.7 के करीब आएगा, या 6 के करीब आएगा, देख लेना। 2.7 इंटू 10 की पावर 27 kg, क्योंकि डेंसिटी तो सबकी सेम होनी है, चाहे आप किसी की भी डेंसिटी निकालो, तो लगभग आंसर यही आएगा। तो इतना लोड मत लो, 2.6 इंटू 10 की पावर 27 kg आप चेक कर लेना। पर अगर आपको कैलकुलेशन किसी का भी बोले, आपका आंसर 2.4 2.5 इंटू 10 की पावर 27 kg लिख दोगे ना, 10 की पावर 27 kg इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे 2 पॉइंट समथिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम है। Assume that proton and neutron have an equal mass. Calculate how many times of nuclear matter is denser than water. Given that nuclear radius is ये, अरे देखो यार, आप सॉल्यूशन पर आओ। न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑलरेडी फॉर्मूला निकाला आपने, न्यूक्लियर डेंसिटी का क्या निकाला, 3m/4 पाई R नॉट की पावर 3, ये तो फाइंड आउट किया था आपने।
मास नंबर से क्या ले देना, जो कि 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg आई है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है हमारा, केजी नहीं, केजी पर मीटर क्यूब आया है। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब आप क्या करोगे, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो कितना आएगा, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3, 2.3 इंटू 10 की पावर 14 का रेशियो आ जाएगा। वाटर के कंपैरिजन में आंसर आ गया हमारा, सिंपल, क्लियर। चलो आगे देखो, इस स्लाइड की हमें जरूरत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। न्यूक्लियस का साइज कैसे एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड हुआ था, क्लोजेस्ट अप्रोच से, रदरफोर्ड के क्लोजेस्ट अप्रोच से डिफाइन हुआ था। ओके, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ऑलरेडी करा चुका हूं। रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ड्राइव करवा चुका हूं। यार ये बंदे ना हाँ नहीं बोल रहे। R इक्वल टू R नॉट 1/3, 1/3। भाई ये पार्ट 2 का आंसर है, ये इसका आंसर, इसका वह क्लोजेस्ट अप्रोच से डिटरमाइन हुआ। सो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आपको न्यूक्लियर डेंसिटी की डेरिवेशन करनी है, 3m/4 पाई R नॉट क्यूब 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को खुद लिख के देखो, सॉल्व करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, साइज ऑफ द एटम इज प्रोपोर्शनल टू, साइज ऑफ द एटम इज प्रोपोर्शनल टू, यार फॉर्मूला बताया यार, R नॉट सॉल्व कराया यार मैंने, A1/3, थोड़ा फास्ट है ये। सुनो, रेडियस इज इतना एल्युमिनियम का गिवन है, जिसे हमने RAL से डिनोट किया है। रेडियस ऑफ T इतना गिवन, नियरली किसके, अब सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। यार एक बात हो, R ऑफ AL निकालो, चलो R नॉट A 1/3, ठीक है भाई, और अपॉन में R ऑफ T निकालो, R नॉट A 1/3, ठीक है भाई। अब सुनो, R नॉट से R नॉट कट गया, ये A ऑफ AL है और A ऑफ TE है। चलो RAL R ऑफ TE। अब आगे देखो ध्यान से, A की वैल्यू कितनी है, 27 की पावर 1/3, ये कितनी है भाई, 125 की पावर 1/3। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। तो क्या हम R ऑफ AL अपॉन में R ऑफ TE इज इक्वल टू 27 का मतलब 3, इसका मतलब 5 की पावर 1/, इससे सॉरी ऐसा मत लिखो, देखो 27 को 3 की पावर 3 और 125 को 5 की पावर 3 और इसकी पूरी पावर पे 1/3 डाल दो, 3 से 3 कट जाएगा। R ऑफ AL अपॉन R ऑफ TE इज इक्वल टू 3/5, यानी RAL इक्वल टू 3/5 ऑफ R ऑफ TE। है कहीं आंसर? क्या कर रहा है पांडे? थ्री बाई 5 ऑफ RAL, 5/3 ऑफ RAL हो जाएगा ना। अगर हमें TE निकालना है ना, तो एक काम करते हैं, TE निकालना है R ऑफ TE, तो क्या हो जाएगा 5/3 ऑफ RAL। मैंने AL जो आया हमारा 3/5 ऑफ R ऑफ T आया, तो R ऑफ T निकालना है, तो 5 इधर 3 इधर, तो कितना आ जाएगा RETE इक्वल टू 5/3 ऑफ AL। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है वाला, पेपर में आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन खुद करोगे। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर A इज प्रोपोर्शनल टू A। न्यूक्लियर डेंसिटी तो या मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस,
मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो ए के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन रह गए? एक क्वेश्चन और रहेगा शायद। न्यूक्लियाई ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एनिमल एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। यहां ध्यान से सुनना, न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ सर्टेन पार्टिकल। व्हाट इज दैट पार्टिकल? आपको बता दूं, प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा सेम रहेगा, न्यूट्रॉन्स चेंज होता है, प्रोटॉन्स सेम रहता है। मास नंबर जो चेंज होता है, जो भी आइसोटोप्स चेंज होते हैं, वो न्यूट्रॉन की वजह से चेंज होते हैं, प्रोटॉन की वजह से चेंज नहीं होते। तो सेम कौन रहेगा पार्टिकल? प्रोटॉन सेम रहेगा। मास इफेक्ट अब ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सारी चीजों को करके रखो। मास डेंसिटी, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, बाइंडिंग एनर्जी कब, ये सारी चीजें एक साथ मैं कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।